नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिक्षा विभाग की। राजस्थान के शिक्षा विभाग बीकानेर ने एक ऐसा आदेश निकाला है जो बहुत ही हास्यास्पद लग रहा है। इसके ऊपर मैंने आज सुबह ही उसको पढ़ा था, तो मैंने देखा इसके ऊपर किसी विशेषज्ञ से बात करनी चाहिए जो स्कूल टीचर हो या स्कूल में काम करता हो, मतलब शिक्षा विभाग में काम करता हो और उनके उन सारी चीज़ों से जानकार हो। तो मैंने आज इन मदन लाल जी सिंघारिया को बुलाया है। ये स्कूल टीचर थे, टीचर ही थे ना आप? स्कूल टीचर थे और अभी सेवानिवृत्त हुए हैं पिछले महीने ही। और शिक्षा के क्षेत्र में जो टीचर्स की जो एसोसिएशंस वगैरह हैं उसके भी आप सक्रिय सदस्य थे और ख़ासतौर से शेखावत ग्रुप में आप काम करते थे। तो मैंने आज इनसे यही निवेदन किया कि भाई आप हमारे दर्शकों को बताएं कि शिक्षा विभाग में क्या क्या, मतलब ये तो एक आदेश है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी क्या क्या गड़बड़ियां चल रही है और शिक्षा कैसे उससे बाधित हो रही है और बच्चों का जो लेवल है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1,20,000 टीचर्स कम हैं इस समय स्कूल शिक्षा के अंदर, और उनको भरने का कोई प्रयास नहीं हो रहा है। और अजीब बात यह है कि 27-28 हज़ार स्कूल पियोन्स की जो नियुक्तियां होनी चाहिए जो है वो, उसमें केवल 5,000 पियोन से काम चला रहे हैं। मतलब 22,000-23,000 पियोन्स कम हैं और भर्ती नहीं कर रहे हैं। अब इसमें क्या दिक्कत है? मतलब क्या पियोन्स के योग्यता के लोग भी नहीं मिल रहे हैं क्या सरकार को, जो उसकी भर्ती नहीं हो रही है, या और कोई कारण है इसमें? अब वो ये तो कह नहीं सकते कि हमारे पास पैसे नहीं है, क्योंकि पैसे तो वो यूएसवी नई लग्जरी गाड़ियां खरीदने में लगा रहे हैं। 41 नई गाड़ियां खरीद रहे हैं, लग्जरी गाड़ियां खरीद रहे हैं। तो ये तो कह नहीं सकते अब राजस्थान सरकार के हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए हम ये भर्तियां नहीं कर रहे हैं। तो क्या कारण है? खैर, इन सब बातों पे अपन चर्चा करेंगे। और मदन लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब मंच पर। हमने पहले भी एक दो बार आपसे संपर्क किया था पर अपनी बात नहीं हो पाई। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने जो ये आदेश आज बीकानेर शिक्षा विभाग ने निकाला, वो किस तरह से भेदकारी है, भेदभावपूर्ण है, और निजी स्कूल की शिक्षा, निजी शिक्षा और सरकारी शिक्षा में कैसे ये भेद करता है, इसके ऊपर आप अपनी बात करें, फिर अपन थोड़ी और बात करेंगे। सभी श्रोताओं को मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं उदयपुर मदन लाल सिंघाड़िया, राजस्थान शिक्षक शेखावत का पूर्व जिलाध्यक्ष रहा हूँ। कर्मचारी महासंघ में भी हमारी काफ़ी उपस्थिति रही है और राजस्थान के 3-4 जो कर्मचारी महासंघों के बड़े वेतन आयोग को लेकर जो आंदोलन हुए उसमें भी हमारी काफ़ी सक्रिय भूमिका रही है और बतौर एज जिला उप संयोजक और अन्य पदों पर कार्य किया है। आज जिस तरह से हमारे विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में और कल सोशल मीडिया के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक बीकानेर का एक बड़ा इस तरह का एक आदेश आया, जो खुद आदेश ही अपना आप में एक अंतर्विरोधपूर्ण आदेश है। आप उस आदेश में इस दोहरान कार्य के नाम पर एक तरफ तो शिविरा कैलेंडर, राज्य सरकार शिक्षा विभाग के निर्देशों की आप सख्त पाबंदी बता रहे हैं और बता रहे हैं उसमें किसी प्रकार का इस मध्यावधि अवकाश जो एक विद्यार्थियों का मौसम और प्राकृतिक स्थितियों के साथ में जो एक त्योहारी सीजन है उनकी एक निजी स्वतंत्रता का मामला होता है, बच्चों के लिए एक थोड़ा सा आराम का मामला होता है, उसमें आपने इस प्रकार का आदेश निकाला निजी विद्यालयों के लिए कि दोहरान कार्य के नाम पर निजी विद्यालय आप ये बच्चों का शिक्षण कार्य करवा सकते हैं। वो नाम तो शिक्षण कार्य का रखा, लेकिन
अंदरूनी अगर देखा जाए तो वह एज एक कक्षाएं ही प्रारंभ होगी। दूसरा, आप उसी आदेश में पहले हवाला दे रहे हैं कि इस तरह से कोई भी इस तरह से काम नहीं कर सकता। ये बच्चों की एक स्वतंत्रता का मामला होता है। और जो आरटी के प्रावधान 2000 जो समानता के अधिकार आरटी में आपने एक हवाला दिया, उसमें 1989, 1993 और 1999 जो 1 अप्रैल 2010 का जो लागू हुआ आरटी का 21A के प्रावधान के तहत, इस प्रकार का कोई भी क्रियाकलाप नहीं किया जाना चाहिए। और आरटी के प्रावधानों के अंतर्गत आपने उसी में आदेश दिया और वापस अंतिम पंक्ति में इस उक्त आदेश जो कल 13/10/2025 को श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय बीकानेर द्वारा जो जारी किया गया है, उसमें पैरा नंबर 2 में आप इस प्रकार का कार्य करना बिल्कुल ही गलत बताया और अवैधानिक विभाग के नियमों के विपरीत बताया। आप उसी पैरा में अंतिम वाक्य में आपने निजी विद्यालय के अभिभावकों की सहमति, यानी जो हो सकता है सहमति दे या नहीं दे, लेकिन अपनी तरफ से निजी विद्यालय को जिस प्रकार से एक अनुमति देना कि आप इस तरह से दौरान कार्य के नाम पर बच्चों को बुला सकते हैं, यह उस सरकारी विद्यालय और निजी विद्यालय में बहुत बड़ा अंतर्विरोध पैदा करता है। इसका अर्थ ये हुआ, सरकारी विद्यालय के अध्यापक, सरकारी विद्यालय के कर्मचारी और सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे, इसका मतलब वो दौरान कार्य नहीं कर रहे हैं और उनकी गुणवत्ता में काफ़ी कमी है। और निजी विद्यालय की गुणवत्ता बढ़ाना ये इनका इंटरनली कोई लक्ष्य रहा हो सकता है। उस मामले में आपने जिस दृष्टिकोण से दिया, ये खुद ही अपने आप में इतना कॉन्ट्रोवर्शियल आदेश है कि आप खुद ही अपने आदेशों की ऊपर देना, पाबंद करना और नीचे वापस उसको सहमति देना। तीसरा, इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ है, ऐसा किसी प्रकार का जो कार्य किया जाए या आदेश जारी किया जाता है तो बाकायदा प्रमुख शासन सचिव शिक्षा से लेकर के निदेशक महोदय से इसकी एक सहमति ली जाती है कि मैं इन मध्यावधि अवकाश के दरमियान इस प्रकार जो कार्य, दौरान कार्य गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, आप हमें अनुमति दिलाई जाए। लेकिन ऐसा इन्होंने कोई उच्च अधिकारियों से किसी प्रकार की सहमति नहीं ली। उक्त आदेश में जो बाकायदा शिक्षा विभाग के नियमों के विपरीत और विधि संगत कहीं भी नहीं आता है और आरटी नियमों की तो पूर्णतः इसमें अवहेलना पाई जा रही है। तीसरा, उसके अंदर जिस प्रकार से इन्होंने लिखा गैर शैक्षणिक संस्थान अधिनियम, तो गैर शैक्षणिक संस्थान अधिनियम में मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का ऐसा कोई अंदर से कोई आदेश दिया हुआ हो या ऐसा कोई वाक्य दिया हो जिसमें इस प्रकार की गैर शैक्षणिक संस्थान जो सरकारी है, निजी हैं, उनको इस प्रकार के कोई आदेश दिया। कुल मिलाकर के ये एक जानबूझ करके एक असमानता का, सरकारी वर्सेज और गैर सरकारी के बीच में असमानता पैदा करने वाला एक आदेश है जो सर्वथा ही विधि संगत कहीं नहीं माना जाएगा और विभाग के नियमों की पूर्णतः इसमें अनदेखी मानी जाएगी। सर, ये एक आपने इसमें ये दिया है आर्टिकल संविधान प्रदत्त शिक्षा के मूलभूत अधिकार आर्टिकल 4 के अनुच्छेद 21A आरटीई एक्ट 2009 जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, उसकी घोर अनदेखी व धज्जियां उड़ाई गई है। ये आर्टिकल क्या है? उक्त आर्टिकल में स्पष्ट है, जो बच्चे विद्यालय सरकारी और गैर सरकारी हैं, दोनों समान नियमों के, संविधान के नियमों के तहत, शिक्षा विभाग के नियमों के अंतर्गत दोनों उसी अनुरूप चलेंगे, न कि किसी गैर सरकारी के लिए अलग नियम होगा और सरकारी के लिए कोई नियम होगा। और चाहे सरकारी विद्यालय में बच्चे अध्ययनरत हो या गैर सरकारी में, दोनों बच्चे भारत की भौगोलिक सीमा में रहने वाले बच्चे एक समान, एक ही विद्यार्थी माने जाएंगे, न कि अलग अलग। और जिस प्रकार से इन्होंने आर्टिकल 4 के अनुच्छेद 21A आरटीई एक्ट 2009 जो 1 अप्रैल 2000 लागू हुई, उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप दौरान कार्य के नाम पर आप निजी विद्यालयों को इस तरह से छूट प्रदान करें, जो कि बाकायदा शिक्षा विभाग में कहीं भी इस प्रकार का कोई नियमों में नहीं आता है। और न किसी आज तक राज्य सरकार ने कभी अपने इस आरटीई एक्ट में कभी संशोधन किया और इस प्रकार लागू किया है।
उसके उपरांत इन्होंने जिस प्रकार के एक सरकारी और गैर सरकारी में एक जो अंतर पैदा किया, वह बहुत ही एक माना जाए एक गलत कार्य है, क्योंकि सरकारी विद्यालय के भी अध्यापक वही सम्मान रखते हैं जो गैर सरकारी वाले रखते हैं, और इस प्रकार से जो ज़्यादा रखते हैं सर। सम्मान रखते हैं, और उल्टा जिस प्रकार के गैर सरकारी विद्यालयों में, शिक्षण संस्थानों में जिस प्रकार से उन शिक्षकों का मानसिक, शारीरिक, आर्थिक जो शोषण होता है, जो एक विद्यार्थियों से तो एक पैसे के नाम पर, अलग अलग व्यवस्था के नाम पर उनसे जो पैसे वसूले जाते हैं उनके परिवार अभिजनों से, अभिभावकों से, और वास्तव में जिस रूप में उनकी जो सेवाएं हैं एक शिक्षक की निजी विद्यालय में, जिस प्रकार से उनका शारीरिक मानसिक उपयोग होता है, उनका आर्थिक रूप में जो बाकायदा एक लेबर लॉ का भी है, एक भारतीय संविधान के अंदर एक नियम है, समान योग्यता, समान काम तो समान वेतन दिया जाना चाहिए, वहाँ भी इनके साथ में दोहरा मापदंड होता है। सर मैं इंटरप्ट करता हूँ बीच में थोड़ा सा। जी सर ये जो आप कह रहे हैं ना, समान शिक्षा, समान कार्य और समान वेतन होना चाहिए, ये तो राज्य सरकार में भी नहीं है। इसमें तो राज्य सरकार भी दोषी है, क्योंकि आपके जैसे शिक्षा मित्र और ये जो जिस नाम से लगाए जाते हैं, वो काम तो यही टीचिंग का ही करते हैं ना, वो कोई अलग काम थोड़ी ना करते हैं। तो 3rd ग्रेड टीचर लगाने के बजाय वो शिक्षा मित्र लगाते हैं, तो ये तो मतलब एक तरह से चीटिंग है और लोगों का शोषण है। तो इसके ऊपर भी आप बात करिए। एक बात तो ये, दूसरी बात आपने कहा कि निजी टीचर्स का भी बराबर मतलब सम्मान जो है राज्यों के जो टीचर्स हैं, सरकारी टीचर्स, उनका भी सम्मान प्राइवेट टीचर्स के बराबर। मेरे समझ में तो सरकारी टीचर्स का सम्मान उनसे कई कई ज़्यादा है। मतलब प्राइवेट टीचर्स का तो मेरी समझ में कोई बहुत सम्मानित दृष्टि से देखते नहीं हैं लोग उनको, और अगर अवसर मिले लोगों को तो प्राइवेट स्कूल में जाए ही नहीं, सरकारी स्कूल में ही जाए, क्योंकि एक तो सरकारी स्कूल बहुत कम है और उनकी व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं, प्रबंधन ठीक नहीं है। इसकी वजह से सरकारी स्कूल चल रहे हैं, निजी स्कूल चल रहे हैं। अदरवाइज कोई भी अगर सेम कंडीशंस हो तो मेरी समझ में 95% लोग जो है सरकारी स्कूल में ही बच्चों को पढ़ाना पसंद करेंगे, गैर सरकारी स्कूलों में नहीं करेंगे। ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। अब आप इसमें ज़्यादा, क्योंकि आप तो इसमें महारत हैं। चूँकि आपका कहना बिल्कुल ही प्रश्न काफ़ी स्तर से सापेक्ष है और जनता के लिए, विद्यार्थियों के लिए, जनहित में जो एक जनतांत्रिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत ही जायज़ माने जाते हैं। क्योंकि सरकार का प्रथम कर्तव्य शिक्षा के मूल अधिकार में यही होता है, सभी विद्यार्थियों को जो भारत की भौगोलिक सीमा में देश के संवैधानिक स्थिति में जो रह रहे हैं, उनका निःशुल्क अनिवार्य वैज्ञानिक शिक्षा, एक समान पाठ्यक्रम, एक ही छत की समान उनको देना एक बिल्कुल अत्यंत आवश्यक माना गया है। अब हमारे सरकारें शिक्षा का बजट दिनों दिन जहाँ बढ़ाया जाना, जनसंख्या अनुपात में, विद्यार्थियों के अनुपात में ज़्यादा बढ़ा करके इंफ्रास्ट्रक्चर्स, उनको भौतिक संसाधन, उनको सुविधा सुविधाएं सरकारी विद्यालय में ज़्यादा देना चाहिए। उल्टा ये स्थिति हो गई है कि हमारे शिक्षा का बजट, अगर मैं 1947 से लेकर के प्रथम बजट से लेकर बात करें तो शायद धीरे धीरे बजट जो जनसंख्या अनुपात में बढ़ाया जाना चाहिए, उल्टा उसमें बहुत ही कम कर दिया गया है। और अभी हाल ही में विधानसभा में जब बजट पारित किया गया अप्रैल में, उसमें तो बहुत ही नगण्य मात्र राजस्थान की शिक्षा के लिए, सार्वजनिक शिक्षा के लिए और सरकारी शिक्षा का बजट रखा गया। राजस्थान का तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार में जो कोठारी कमीशन ने 1966-67 में कहा था कि 6% कम से कम जीडीपी का खर्च होना चाहिए। अभी मतलब मनमोहन सिंह की सरकार में 3.3% बजट हुआ था। अर्जुन सिंह जब शिक्षा मंत्री थे। अभी इस सरकार ने अभी जो बजट आया 2024-25-26 का,
उसके अंदर 2.52% जो है 2.52% बजट रखा है। मतलब जो मनमोहन सिंह की सरकार ने बजट रखा था उससे भी कम कर दिया है, और बहुत कम कर दिया है। और अभी मेरे को लगता है कि जो ये टैरिफ वार और ये सब चले हैं, और सिंदूर का जो ये अभी प्रोजेक्ट चला है, ऑपरेशन सिंदूर, इसके अंदर मुझे लगता है कि ये मिलिट्री पे और युद्ध सामग्री पे और ज़्यादा खर्च करेंगे, तो वो खर्च कहाँ से लाएंगे? वो शिक्षा में ही खर्च कम करेंगे। तो इस सरकार की प्रायोरिटी में शिक्षा तो है ही नहीं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, और इसको सारे सरकारी स्कूल की टीचर्स, स्टूडेंट्स, अभिभावक सबको उठाना चाहिए। मुझे इस बात के साथ में जानकारी करवा दो सबको। माननीय राजीव गांधी जी ने अपने प्रथम प्रधानमंत्री कार्यकाल में उन्होंने शिक्षा को सर्वोपरि माना। दूसरा, देश के स्वास्थ्य को लेकर के, जनता की स्वास्थ्य संबंधी लेकर बजट उन्होंने अपना आप में बहुत ही अच्छा दिया था। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से हालात हमारे सामने खड़े कर दिए, एक तो बजट कम कर देना, अभी स्वास्थ्य का बजट तो 2.2 ही है, मेरे समझे 2.1 है। दूसरा, शिक्षा का बजट कम करके धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, एक नई शिक्षा नीति के नाम पर और निजीकरण के नाम पर मल्टीनेशनल कंपनियों के दबाव में हर प्रतिवर्ष सरकारी नौकरियों का 25% कटौती करना, जो ही सेवानिवृत्त हुए उसके पद समाप्त कर देना और नए पद सृजित नहीं करना। धीरे धीरे जिस तरह से निजीकरण का दबाव। दूसरा, हम लोग जब आज से 40 साल पहले जब नई नई सर्विस में सेवा में आए, शिक्षा संबंधी सेवा में आए, तो हमारे हालात ये थे, कोई किसी प्रकार का शिक्षण कार्य के अलावा अतिरिक्त कोई कार्य नहीं था। केवल जो अति आवश्यक कार्य, बाढ़ है, अकाल है, चुनाव करवाने जाना है, केवल वही हमारे ऊपर इस तरह से जो अति आवश्यक देश के लिए आवश्यक होता है वो कार्य थे। आज एक शिक्षक प्रतिदिन उसके ऊपर कम से कम 50 से लेकर के 70 तक उस अध्यापक को काम सौंपे गए जो गैर शैक्षणिक हैं, जिसका शिक्षा पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वह शिक्षक एक समय एक ही काम कर सकता है, या तो विद्यालय में शैक्षणिक कार्य करेगा, या इनकी जो अन्य योजनाएं, घर घर जाकर के सर्वे करना, चुनाव के बीएलओ का काम करना, और भी अन्य कामों में उनको लगा देना। और अफसोसजनक स्थिति है, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिले के हो चाहे उपखंड के हो, उनके अपने कार्य, जिनके खुद के कर्मचारी कम है, वो अपने कार्य को अपने आप को आगे अच्छा लाने के लिए सारे प्रशासनिक अधिकारी शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को, शिक्षकों को वहाँ लगा करके अपने जिले का बहुत होते हैं, अपना एज डेपुटेशन करके उनको इस तरह से करा के खुद का काम निकलवा रहे हैं। और शिक्षा की गुणवत्ता जो बेहतर होनी चाहिए, जो मध्यम वर्ग के लिए, सामान्य वर्ग के लिए आवश्यक है, उसका पूरा ढांचा ही इन लोगों ने इस तरह से करके गलत दृष्टिकोणों पे ले गए। और जिसका दृष्टिकोण है, आज सार्वजनिक शिक्षा, सरकारी शिक्षा बहुत ही पीछे जा रही है। और हम लोग इस बात के लिए कई बार आंदोलन भी करते हैं, शिक्षक संगठन भी हैं और भी संगठन हैं, इस प्रकार की मांग करते हैं कि शिक्षकों को केवल उसके शैक्षणिक कार्य पर ही रखा जाए, जिससे देश की बहुसंख्यक जनता, जिसका मूल अधिकार है शिक्षा लेना, शिक्षा लेकर के देश में एक अच्छा नागरिक, सुसंगत, व्यवस्थित नागरिक बनना, ये उनका प्रथम दृष्टिकोण होता है। उस तरफ हमें सरकार को ध्यान दिलाना आवश्यक है। चलो इसको यही खत्म करते हैं। मदन लाल जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमारे दर्शकों को सारी जानकारी दी। मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि लोग पहले जो, मतलब हम जब पढ़ते थे तब की बात होगी, या तो या उससे थोड़ी देर बाद भी हो सकती है, या थोड़े पहले की भी हो सकती है, लेकिन लोग, टीचर्स जो है स्कूल से 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर साइकिल से जाकर के स्कूल में पढ़ाते थे। और अधिकतर टीचर्स तो वहीं गांव में ही रहते थे, और गांव में रहने का उनका बड़ा एडवांटेज था। वहाँ के लोग भी उनसे बहुत प्रभावित होते थे। हर किसी भी बात में जानकारी लेने के लिए उन्हीं से पूछते थे कि भाई माट साहब के पास चलो, माट साहब बताएंगे क्या है। और
टीचर्स भी बहुत गौरवान्वित महसूस करते थे वहाँ, क्योंकि और बच्चे भी उनका बहुत सम्मान करते थे। लेकिन अब सारी चीज़ें बदल गई है। अब तो एक बस से जाते हैं टीचर्स, रोड पे ही स्कूल होता है, रोड पे गए, उस दूसरी बस से वापस आ जाते हैं। कुछ पता नहीं लगता कब टीचर्स जाते हैं कब आते हैं। और बच्चे भी अब, मैं आपको एक मतलब मैं कई बार सुना चुका हूँ, लेकिन ये एक वाकया मैं और आपको सुनाना चाहता हूँ। इसके लिए बताऊंगा, हैं? इसके लिए मैं एक बात रखूंगा। अच्छा। मैं एक बात आपको सुनाना चाहता हूँ कि 2010 में मैंने एक सम्मेलन किया था, शिक्षा, समान शिक्षा, शिक्षा पे ही था। सार्वजनिक से समान। वो नहीं, एक मैंने जेड गांव है अपने मांडवा के पास में, मिडिल स्कूल है वहाँ पे। उसमें एक सम्मेलन किया मैंने, छात्र, अभिभावक, जनप्रतिनिधि और टीचर्स, इन चारों जनों का सम्मेलन किया। कोई 300-400 लोग शामिल हुए थे उसमें, बच्चे भी थे उसमें, 100-150 बच्चे होंगे, बाकी दूसरे लोग थे। तो उस समय मैंने काफ़ी उन गाँवों के स्कूलों में घूमने का काम किया मैंने। ये हालांकि बहुत पुरानी बात है, आज की बात नहीं है। लेकिन तो एक कुतर मोरिया गांव है, वहाँ पे मैं गया। तब मेरे साथ चंडालिया जी भी थे साथ में, हम दोनों ही घूम रहे थे गाड़ी लेके। तो वहाँ पे जब मैं गया तो वहाँ पे लोगों ने बताया कि वो स्कूल तो खैर बंद था उस समय, लेकिन वहाँ के जो निवासी थे उन्होंने बताया कि साहब ये स्कूल तो कभी कभी खुलता है, कभी नहीं खुलता है। यहाँ पे मतलब टीचर तो कोई है नहीं अभी। और एक ये शिक्षा मित्र जो है लगा रखा है, वो आता है, लेकिन कभी कभी नहीं भी आता है, मतलब उसका कोई वो नहीं है। और बच्चे जो है यहाँ पे आते हैं और थोड़ी देर घूमते हैं फिरते हैं, फिर खेलते हैं और चले जाते हैं। फिर उन्होंने एक बहुत आश्चर्यजनक बात बताई मेरे को। मैं बात ये, मतलब ये तो सब सामान्य बातें हैं जो मैं कह रहा हूँ आपको। जो आश्चर्यजनक बात ये है कि 1994 या 95 में वो स्कूल खुला था, और ये बात है 2010, 11, 12 की, 10 की होगी या 11, 12 की होगी शायद। तो उस समय तक उन्होंने कहा आज तक इस स्कूल से कोई 5वीं पास करके नहीं निकला। मतलब 15 साल में या 16 साल में, 14 साल में कोई भी बच्चा एक भी 5वीं पास करके नहीं निकला, और 5वीं तक किसी को फेल नहीं करते हैं। तो ये स्कूल की हालत है। तो अब आप, क्या शिक्षा है, क्या शिक्षा व्यवस्था है, क्या एजुकेशन का जो है ढांचा है, क्या इतने अधिकारी हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, सब हैं, लेकिन स्थिति ये है। अब हो सकता है ये, चूँकि मैं उस समय 2014 मतलब 10-11 की बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है अब उसकी अच्छी स्थिति हो गई हो और वहाँ से पास करके निकलने लगे हों। वो कहते हैं साहब कि हमारे यहाँ बच्चे घूमते रहते हैं, कोई टीचर देखते नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं, टीचर आते ही नहीं है, पहली बात तो होता ही नहीं है यहाँ पे कोई। और फिर ये है कि ये यहाँ से गुजरात 5-7 किलोमीटर दूर है, तो भेज देते हैं उसको ट्रक पे खड़ा करके, और चल 50 रुपये कमा के लाएगा। तो बस बच्चे जो है इस तरह से लग जाते हैं, और फिर यहाँ आता ही नहीं है कोई, तो पास क्या करें। तो मैं मतलब ये एक यूनिक एग्जाम्पल है मेरे लाइफ में कि शिक्षा के ऊपर, मतलब सरकारी शिक्षा पे एक इससे बड़ा सटायर कोई नहीं हो सकता। आपके सवाल वास्तव में बहुत ही गंभीर और सोचनीय विषय है। एक तरफ 1947 और एक तरफ 1949, चाइना वर्सेज इंडिया। आज चीन के प्रत्येक बच्चे को शानदार एजुकेशन मिल रही है और भारत के हालात उल्टे जा रहे हैं। कारण शिक्षा क्या, शिक्षा प्रायोरिटी में रही नहीं हमारे यहाँ कभी भी। मूल चीज, हमारे सबसे बड़ी चीज रही। भले हमारे प्रधानमंत्री जी जवाहरलाल नेहरू जी ने बच्चों को लेकर उस समय वास्तव में एक संवेदनशील होकर के शिक्षा का जिस प्रकार स्तर और एक ढांचा रखा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस रूप में उस समानता के अधिकार 4 में जिस तरह से उन्होंने 14 से लेकर 19 के अनुच्छेद के बीच में शिक्षा का जो आने वाले भविष्य सुधारने के लिए जो बात रखी, दुर्भाग्यजनक स्थिति है, उसको मूल रूप में इनका
कुछ सालों बाद में उनका मूल रूप अस्तित्व ही उन्होंने बदलना शुरू कर दिया। दूसरा, हमारे सामने एक स्थिति ये भी आई, जब हमारी नई नई नियुक्ति हुई 1985 में, तब एक प्रधानाध्यापक को इतने अधिकार थे, अगर कोई अध्यापक सही ढंग से काम नहीं करता, अनुशासनहीन होता या किसी प्रकार का स्कूल के प्रति संवेदनशील नहीं होता, तो जिला से बाकायदा प्रधानाध्यापक जिला शिक्षा अधिकारी पास जाते, उसी दिन तत्काल प्रभाव से उसके खिलाफ या तो जांच होती या उसका वहां से तबादला करके उसको कहीं न कहीं हल्का सा भी उसको किसी तरह से पेनलाइज करना या पनिश करना तो मिलता था। और 2000 के बाद में जो ही शिक्षा विभाग में राजनीति घुस गई, सारे अधिकार जिला शिक्षा अधिकारियों से छीन करके केंद्रीकृत हो गए। केंद्रीकृत एक राजनेताओं के पास चले गए। उस दिन से एक छोटे से छोटे गांव का जो छोटा से भी अपना आप को कहता है मैं अपना आप में राजनेता हूँ, एक वार्ड पंच से लेकर के विधायक महोदय से लेकर सांसद महोदय, उन्होंने एक शिक्षा के ढांचे को अलग अपना एक जैसे वो समझ लिया, जैसे ये हमारे अधीनस्थ है, हम चाहेंगे जैसे ही होगा। और जो ही राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू हुआ, शिक्षा का स्तर गुणवत्ता के बजाय और उल्टा जाने लग गया। और आज हमारे सामने अफसोस इस बात का है, हमारे साहब ने बहुत ही अच्छी बात रखी, वास्तव में हालात इतने बुरे हैं। एक जिला शिक्षा अधिकारी, एक जॉइंट डायरेक्टर, इवन देन हमारे एक सीनियर प्रशासनिक अधिकारी जो राज्य का मुखिया होता है, चाहे प्रमुख शासन सचिव हो, चाहे निदेशक महोदय हो, वो भी अपने पद के आने के लिए, उस पद के लिए आने के लिए बाकायदा विधायकों की, सांसदों की डिजाइन लेने पड़ते हैं और उस राजनीतिक दल के मुखियाओं के एक डिजाइन लेकर के उस पद पर पहुंचते हैं। तो ऐसे हालातों में हम आशा नहीं कर सकते कि जो शिक्षक विद्यालय में जाकर के पढ़ाना अपना आप में गलत मानता है, उसके खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई होना मुझे नहीं लगता कि वो कर पाएंगे, क्योंकि जिला शिक्षा अधिकारी खुद ही उस राजनेताओं के बलबूते पर अपना आप इस पद पर आए हैं। और ये जो जितने भी जो आपने एक उदाहरण दिया बड़ा अच्छा, ऐसे अध्यापक सच में शिक्षा के लिए तो हमारे लिए और वास्तव में हम सबके लिए थोड़ा एक दर्दनाक पहलू भी खड़ा करता है और सोचनीय विषय भी खड़ा करता है, क्योंकि ऐसे अध्यापक कहीं ना कहीं उन राजनेताओं के इर्द गिर्द होते हैं और उन्हीं के समर्थन से वो विद्यालय का नाम इस तरह से चला रहे हैं। तो हमारे लिए ये भी एक मुद्दा बन जाता है। हम सभी शिक्षक संगठनों से, सभी जागरूक प्रतिनिधियों से, हमारे सभी जन अभिभावकों से एक निवेदन करेंगे, शिक्षा को राजनीति से मुक्त कराना ही सबसे पहला कर्तव्य होगा, तब ही हम शिक्षा में गुणवत्ता की बात कर पाएंगे। ठीक है, यहीं पे बंद करना इसको। बहुत बहुत आभार आपका एक बार फिर मदन लाल जी, आपने जो बात कही वो बहुत ही मौजू है, सही है। और राजनीति ने तो सब कचरा किया ही है, लेकिन राजनीति भी मतलब एक तरफा चल रही है। मतलब राजनीति के रूप में अगर बच्चों के अंदर प्रवेश हो तो अच्छी बात है, लेकिन राजनीति को अपना टूल बना करके और कोई काम करे तो वो बहुत ही गलत है। आप पधारे और आपका बहुत आभार। आशा है आप इन विषयों पर फिर हम और कभी बात करेंगे और करते रहेंगे। मेरा प्रिय विषय है ये शिक्षा का। मैंने जब ये चलाता था, मैं मतलब अखबार निकालता हूँ, तो मैंने 6 अंक शिक्षा पे निकाले जो मैगजीन साइज में। बाकी तो हर अंक में एक लेख मेरे शिक्षा पे होता ही होता था, चाहे मेरा हो चाहे और किसी का हो, लेकिन शिक्षा पे एक अंक मैं लगातार छापता था। तो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना हमारा सबका कर्तव्य है, धर्म है। और अगर हमारे यहाँ कोई भी अनपढ़ रहता है तो हमारे ऊपर कलंक है। खैर, अब इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इसको इसी पॉइंट पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और अगर अभी तक भी आपने हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल दबाना न भूलें। दोस्तों, जितना आप सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे उतना ही हमारे को प्रोत्साहन मिलेगा और हम अलग अलग विषयों को लेकर के इसके ऊपर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं और किसी नए वीडियो के साथ।